Hello guys, welcome back to the channel Biology for you. I hope you guys सब अच्छे होंगे और आपको लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्यों में पोषण। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूं सभी के पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम हैंडल पे मैं डाल रहा हूं। आप वहां पे जाके पीडीएफ ले सकते हो, अपने कॉपी में नोट डाउन करके आप उसको याद कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। इस लेक्चर के पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम अकाउंट पे मैं डाल दूंगा और अपने टेलीग्राम का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आती है और समझ आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है मनुष्यों में पोषण, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मनुष्यों में पोषण कैसे होता है? आप लोगों को पता है कि मनुष्य में पोषण एक सुव्यवस्थित पाचन तंत्र के द्वारा होता है। पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं? मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, यकृत, अग्न्याशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो ये सभी अंग मिलाकर मानव का पाचन तंत्र बनता है। ठीक है, और मानव के पाचन तंत्र के वजह से ही मानव का पाचन होता है। तो मानव के पाचन तंत्र में सारे अंग आते हैं। इन्हीं अंगों के बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और समझें। देखिए, सबसे पहले मुख के बारे में। मुख पाचन तंत्र का क्या है? सबसे पहला अंग है। मुख से ही हम लोग भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब खाते हैं। और मुख में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? दांत है, जीभ है और लार ग्रंथि है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ मुख में मेन रूप से पाए जाते हैं। मनुष्य के मुख में एक जोड़ी जबड़े भी पाए जाते हैं, ऊपर ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा। ठीक है, और दोनों ही जबड़ों पर दांत पाए जाते हैं। तो दांत जिस भाग पर पाए गए हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं जबड़ा। और आपको पता होना चाहिए कि पूरे खोपड़ी में हम लोगों का सिर्फ निचला जबड़ा ही हिल सकता है, जिस पर ठुड्डी है, निचला दांत, सिर्फ निचला जबड़ा ही हिल सकता है, मूव कर सकता है। तो मुख में कितनी जोड़ी जबड़े पाए जाते हैं? 2 जोड़े जबड़े पाए जाते हैं और उन्हीं पर दांत पाए जाते हैं। दांत के बारे पे आते हैं। मनुष्य के मुख में कितने दांत यूजुअली पाए जाते हैं? 32। अब ये 32 बचपन से ही नहीं होते हैं, ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, और जब इंसान वयस्क हो जाता है तब उनके मुख में 32 दांत आते हैं। ये 32 दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक, जिसको हम लोग आई कहते हैं, इंसीजर, रदनक, कैनाइन, चवर्णक, प्रीमोलर। चवर्णक को यहाँ पे प्रीमोलर इसको कहते हैं, अग्र चवर्णक को प्रीमोलर कहते हैं और चवर्णक को हम लोग कहते हैं मोलर। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल दांत का प्रकार। कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक, ये दांत हैं। 32 प्रकार के दांत हैं। अब देखो, दांत के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? एनामल कहते हैं। दांत का जो सबसे ऊपरी परत है ये एनामल कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। जो आपको दांत का सफ़ेद भाग दिखाई देता है ना, उसी को एनामल कहते हैं, जो सफ़ेद रंग का होता है। एनामल शरीर का सबसे मजबूत परत है। तो ये भी बात याद रखने वाली बात है कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत परत क्या है? एनामल है, जो दांत का सबसे ऊपरी परत है, सफ़ेद रंग का होता है। अब देखिए, प्रत्येक जो दांत है, एक एक दांत का 3 3 भाग होता है। पहला होता है सिर, दूसरा होता है ग्रीवा, तीसरा होता है जड़। ठीक है, अब देखो, सिर दांत का वह भाग है जो मसूड़ा के ऊपर होता है। जो आपको मसूड़ा के ऊपर जो दांत आपको दिखाई देता है ना, जैसे मान लो दांत है, ये मसूड़ा है, तो दांत का ऊपरी परत ये क्या है? सिर है। और ये वाला पार्ट, ये पार्ट गर्दन है। और जो मसूड़ा के नीचे है ये है जड़। तो मसूड़ा के अंदर जो है उसको कहते हैं जड़। जो मसूड़ा पर होता है वो होता है ग्रीवा, और उसके ऊपर जो होता है वो है सिर। आई बात समझ में दांत के बारे में? अब दंत सूत्र आप याद रखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आई 2/2 होते हैं, सी 1/1 होते हैं, प्रीमोलर 2/2 होते हैं और मोलर 3/3 होते हैं। ठीक है, मतलब कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक का ये दंत सूत्र है जो आपको याद रखने हैं। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं: 21, 23 बट्टा 21, 23। तो 2/2 आई हो जाएंगे, 1/1 सी हो जाएंगे, 2/2 पीएम हो जाएंगे और 3/3 क्या हो जाएंगे? एम हो जाएंगे। तो ये हो गई दांत की बात। अब पढ़ते हैं हम लोग
जीभ के बारे में। तो जीभ एक मांसल संरचना है। क्या है? जीभ एक मांसल संरचना है जो भोजन को मुंह में इधर उधर ले जाने का काम करता है, और इस पर स्वाद कलियां होती हैं, टेस्ट बड होते हैं, जिससे हमें भोजन का स्वाद मिलता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव को स्वाद किस अंग से मिलता है? तो जबान पे क्या पाया जाता है कि उसको स्वाद मिलता है? स्वाद कली। उसके बाद मनुष्य के मुख में लार ग्रंथि भी पाई जाती है, मैंने आपको ऊपर बताया। तो मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं, जिससे क्या निकलता है? लार निकलता है। और जो भोजन को सुपाच्य बनाते हैं, तो हम लोग जो खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद जैसे ही खाना मुंह में जाता है लार आने लगता है। तो जो लार है इसलिए निकलता है क्योंकि भोजन को सुपाच्य बना सके और भोजन को भागों में, कई भागों में तोड़ सके, और फिर भोजन में कुछ कीटाणु चले जाते हैं तो उसको भी मारने के लिए ये लार होते हैं। अब लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम होता है। और लार ग्रंथियों के नाम इस प्रकार हैं। तो लार ग्रंथियों के कुछ नाम हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं ना, तो तीनों के नाम इस प्रकार हैं। पहला है पैरोटिड, सबलिंगुअल, तीसरा सबमैंडिबुलर। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया टोटल मुख के बारे में। तो मुख में क्या क्या पाया जाता है? दांत, जबान और क्या? लार ग्रंथि। दांत 32 होते हैं, लेकिन 4 प्रकार के होते हैं, और वो भी 32 बचपन से ही नहीं होते, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे होते हैं। ठीक है। ज़बान भोजन को इधर उधर करने में मदद करता है और बोलने में भी मदद करता है। और ज़बान पर क्या पाया जाता है? टेस्ट बड होते हैं, स्वाद कलियाँ होते हैं, जिससे हम लोग को खाने का स्वाद मिलता है। और लार ग्रंथि भोजन को सुपाच्य बनाते हैं, और लार ग्रंथि का नाम यहाँ पर दिया गया है। दूसरा पार्ट क्या था? ग्रसनी। देखो, ग्रसनी कुछ नहीं है, ग्रसनी बस एक घुमावदार रास्ता है। ग्रसनी एक, जैसे मुख हो गया, तो मुख के बाद का जो घुमावदार रास्ता है यहाँ पे, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रसनी। जो मुख में चबाए गए भोजन को आगे लेकर आता है। आपने यहाँ पे भोजन को चबाया और इस भोजन को यहाँ से लेकर आने का ये काम करता है। ठीक है। इस भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का ऐसे पाचन तंत्र का कौन सा अंग है जहाँ पे पाचन नहीं होता है, तो वो है ग्रसनी। बल्कि पाचन तो मुंह से ही शुरू हो जाता है, लेकिन ग्रसनी में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी केमिकल वहाँ पे नहीं निकलता है, और वो बस एक रास्ता है जो भोजन को आगे बढ़ा सके। उसके बाद बारी आती है ग्रास नली की, जिसको हम लोग भोजन नली भी कहते हैं। ठीक है। जैसे ही भोजन मुख से होते हुए ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में आता है, इसमें क्रमाकुंचन होने लगता है। जैसे मतलब ये ऐसे ऐसे टेढ़ा होने लगता है, क्योंकि इसको भोजन, यहाँ पे ग्रसनी से भोजन आया है, अब भोजन को इसको आमाशय तक लेकर जाना है, तो आमाशय में भोजन को ले जाने के लिए ये क्रमाकुंचन करने लगता है, जिससे भोजन को आमाशय तक पहुंच जाता है। ठीक है। ग्रसनी और ग्रास नली के जोड़ पर 2 छिद्र पाए जाते हैं। जैसे मान लो, जैसे देखो, यहाँ पे मुख था, ये रास्ता ग्रसनी है, यहाँ पर 2 छिद्र पाए जाते हैं, यहीं पर 2 छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ पर एक छिद्र और दूसरा छिद्र, दोनों का रास्ता ऐसे बीच से कट जाता है। होता क्या है कि एक छिद्र जो है, एक छिद्र को हम लोग कहते हैं निगल द्वार और दूसरे को कहते हैं कंठ द्वार। तो ये निगल द्वार है और यहाँ पर ये कंठ द्वार है। ठीक है। तो निगल द्वार और कंठ द्वार, ये दोनों छिद्र हैं। इसके कंठ द्वार के ऊपर एक ढक्कन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिस। जैसे ही भोजन यहाँ से आएगा और इधर आएगा, तो ढक्कन ये बंद कर देता है। इसको ढक्कन कंठ द्वार को बंद कर देता है, ताकि भोजन इसमें ना जा पाए, और भोजन को निगल द्वार से लेके जाता है। बात है इसे समझ में? तो ग्रसनी और ग्रास नली के जोड़ पर कितने छिद्र पाए जाते हैं? 2 छिद्र पाए जाते हैं, कंठ द्वार और निगल द्वार। निगल द्वार से ही भोजन को जाना होता है, इसी वजह से कंठ द्वार को एपिग्लोटिस बंद कर देता है। और अगर कभी कभी आप देखे होंगे, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो सरकने लगता है। तो सरकना यही होता है कि कभी कभी खाना गलती से इसमें चला जाता है, कंठ द्वार में चला जाता है। तो कंठ द्वार का काम क्या है? वो सांस को फेफड़ा तक लेके जाता है, उसका यही काम है। उसके बाद आता है आमाशय। आमाशय एक मांसल संरचना है, थैली के आकार का होता है। ठीक है, ऐसा होता है आमाशय। और आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन के साथ है कीटाणुओं को
नष्ट करता है और भोजन को क्या करता है, सुपाच्य बनाता है। उसके बाद बारी आ जाती है यकृत और अग्न्याशय की। हालांकि ये ऊपर मैंने अलग अलग लिखा था, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों को मिक्स करके ही बताऊंगा आपको। यकृत और अग्न्याशय क्या है? यकृत मतलब लीवर, अग्न्याशय मतलब पैनक्रियाज। देखो, जब भोजन अमाशय में होता है, जब भोजन अमाशय में होता ही है, उसी में प्रेजेंट रहता है, तो क्या होता है कि यकृत से निकलता है पीत, जो भोजन के वसा को क्या कर देता है, पचा देता है। भोजन में जितने भी फैटी अम्ल होते हैं, जितने भी फैटी एसिड होते हैं, या फिर जितने भी वसा होते हैं, चर्बी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उन सब को पचाने का काम करता है पीत। और इसी समय अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है ना। अग्न्याशयी रस निकलता है जिसमें एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये सभी एंजाइम्स मिलकर भोजन को माल्टोज, सुक्रोज और ग्लूकोज में बदल देते हैं। मतलब भोजन को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हैं। जैसे आपको पता होगा, भोजन में विटामिन होता है, खनिज होता है, लवण होता है, तो उन सबको भोजन में से निकालने का भी तो काम करना पड़ेगा ना, तभी तो भोजन शरीर में लगेगा। ठीक है, तो वो सारे काम अग्न्याशयी रस कर देते हैं। जब भोजन अमाशय में होता है तभी ये काम हो जाते हैं। उसके बाद बारी आती है छोटी आंत की। ठीक है, भोजन तब आ जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत असल में शरीर का पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है, छोटी आंत, है ना। लगभग ये 6 मीटर का होता है। तो चूंकि ये बहुत कुंडलित होती है, इसलिए इसका नाम छोटा रख दिया गया, और ये काफ़ी पतला होता है, इसी वजह से इसका नाम छोटी आंत रखी गई है। नहीं तो असल में लंबाई में तो बहुत बड़ी होती है। इसमें भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। अब देखो, ये छोटी आंत जो है ना, इसके 3 भाग होते हैं, जेजुनम, इलियम और ग्रहणी। जैसे मान लो कि एक छोटी आंत है, इसके 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा जेजुनम, जो बहुत बड़ा होता है। उसके बाद होता है इलियम, और तब होता है ग्रहणी। ठीक है, तो जेजुनम बड़ा, उससे छोटा इलियम, और सबसे छोटा ग्रहणी। जेजुनम छोटी आंत की सबसे बड़ी भाग होती है। आंत के दीवार पर क्या पाई जाती है, विलाई पाई जाती है, जो अवशोषण का काम करते हैं। जैसे देखो, मान लो ये छोटी आंत है, इसकी दीवार है, तो इसमें ना हल्का फुल्का ऊपर नीचे यहाँ पे विलाई पाई जाती है, उंगली के आकार का पार्ट पाया जाता है। होता क्या है कि जैसे ही भोजन इसमें एंट्री करता है, तो भोजन में से जितने भी पदार्थ हैं उसको अवशोषित करने का ये काम करता है छोटी आंत। खनिज, लवण सबको सोख लेगा ये। अमाशय में तो टूटा था, और छोटी आंत में आके सब कुछ सोख लिया जाता है, और वहीं से खून में भेज दिया जाता है, शरीर में भेज दिया जाता है। और उसके बाद बारी आती है बड़ी आंत की। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, सिकम कहते हैं। मतलब छोटी आंत आई ये, और फिर यहाँ पे बड़ी आंत। तो छोटी आंत और बड़ी आंत जिसे जहाँ पे जुड़ते हैं, उसी पार्ट को क्या कहते हैं, सिकम कहते हैं। और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत का सिर्फ एक काम है, जल का अवशोषण करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल मानव के पाचन तंत्र के बारे में। अब इसका फिगर एग्जाम में पूछता है, मानव के पाचन तंत्र का चित्र पूछता है एग्जाम में, तो बुक में आपके फिगर दिया गया होगा, आप उसको ढूंढ लीजिए। और बुक में जब कॉपी में, जब आप अपने नोटबुक में इन सारे नोट्स को लिखिएगा, तो आप उस चित्र को भी एग्ज़ाम में बनाना पड़ेगा, उस कॉपी में भी लिख लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में मानव के पाचन तंत्र के बारे में पूछा गया है, तो आपको उसको लिखना होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और ये पोर्शन भी ख़त्म हो चुका है। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद से फिर श्वसन में एंट्री किया जाएगा। सो आज के लिए थैंक यू।